सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं विकास बांबू अर्जुन एजू हब ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट ग्रेड बैच की लाइव क्लासेज शुरू हो चुकी है और आज की ये जो लाइव क्लास है ये आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। और अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो देखो, ये सीधा सा टारगेट है कि हमारे फर्स्ट ग्रेड के बैच में 20 स्टूडेंट जुड़े। मैं विकास बांबू ताकि न केवल हम स्टूडेंट्स का फायदा कर पाए बल्कि खुद की भी इनकम चलानी पड़ेगी। कलयुग है, यहाँ वो आचार्य वाला सिस्टम तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ बाकी और चाहे ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं चाहे ऑनलाइन वाले हैं, जब जहाँ सभी फर्स्ट ग्रेड का बैच चला रहे हैं, हमारा भी प्रयास है हमारे बैच से भी अधिकतम स्टूडेंट सिलेक्ट हो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमने न केवल आपको एक अच्छी क्लास के रूप में आपको वीडियो कोर्स देना है, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि हमने उन सभी क्वेश्चंस को जो आज तक किसी भी एग्जाम में आए हैं टॉपिक वाइज कलेक्ट किया है। तो जैसे ही हमारी पूरी टॉपिक की क्लास होगी उसके बाद हम इन क्वेश्चनों पर भी ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन हालांकि आरपीएससी में नहीं आया है। मैं काफी अगर क्वेश्चनों की बात करूं, आपको पहले मैं चीजें दिखा दूं। क्वेश्चन आप देखते जाना, जब आपको टाइम मिले तो आप पढ़ते जाना। ये हरियाणा पीजीटी का 2020 का है। इसके अलावा ये डीएसएसएसबी का है। उसके बाद ये फिर पीजीटी का है, ये भी पीजीटी का है। उसके बाद आप इसमें आओगे तो यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। आरपीएससी लेक्चरर 2016 का पेपर है। उसके बाद 2016 का फिर पेपर है। यूके उत्तराखंड पीसीएस, इसका 2020 का पेपर है। उसके बाद लेक्चरर मेन का जो पेपर है, यहाँ अगर बात करोगे तो आरपीएससी 2016 का फिर आ गया। उसके बाद केवीएस टीजीटी 2018 का, केवीएस टीजीटी 2018 फिर आ गया आरपीएससी। इसके बाद ये सारे जितने भी है क्वेश्चन नंबर 14 से लेके, इससे पहले भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके अगर मैं बात करूं तो आज तक हमें जितने क्वेश्चन मिले हैं उनकी टोटल संख्या है 26। पुनर्जागरण टॉपिक, एकमात्र टॉपिक से 26 क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं विभिन्न एग्जाम में। तो आप देखो भी, तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, हमारी ओर से तो बिल्कुल नहीं रहेगी। 26 क्वेश्चनों की पूरी व्याख्या, इसके अलावा पूरा टॉपिक वीडियो कोर्स के रूप में, उसके बाद इसकी टेस्ट सीरीज, रिवीजन। इसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वास्तव में गौर करने वाली बात है। हमारी ओर से आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज अपना जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला टॉपिक है पुनर्जागरण, उस पुनर्जागरण टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली बात, संयम बनाए रखें। सबसे बड़ा आपका हथियार है संयम। ठीक, अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए 3-4 स्टेप होते हैं। जैसे अगर मैं शुरुआत की बात करूं, मान लो मैंने पुनर्जागरण शुरुआत कर दी, आप कहोगे कि सर बीच में ही आपने मैप पे आ गए, बीच में ही आप अर्थ समझाने लग गए, बीच में ही आपके पहला यूज समझाने लग गए, कहाँ की घटना है। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि कोई भी टॉपिक को समझने के लिए उसके अलग अलग 4-5 स्टेप होते हैं। कभी मैप से समझाएगा, कभी कैसे, और जब तक वो स्टेप पूरे नहीं होगे तब तक हो सकता है आपको कोई चीज समझ में ना आए। लेकिन जब आखिरी स्टेप समझ में आ जाएगा तो कड़ियों को जब जोड़ा जाएगा उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी। तो कोशिश ये करें कि पूरा लेक्चर बिना किसी स्किप के आप देख पाएं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी। ठीक है विद्यार्थियों, नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से अभी हो सकता है थोड़ी क्लासेज अपसेट हो, बाकी कोई सी दिक्कत नहीं आएगी। तो कोशिश ये करें कि पूरा लेक्चर बिना किसी स्किप के आप देख पाए। कभी कभी जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है अगर वो आ जाती है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप एक बार रिफ्रेश करोगे ना तो अपने आप चीजें सही हो जाएगी। चलिए, भी पहला टॉपिक है अपना पुनर्जागरण, और इंग्लिश में बात करूं तो इसको रेनेसा कहा जाता है।
RENAICESSAN। आप कहोगे कि सर इतना लंबा नाम, तो बेटा क्या करें, इतना लंबा नाम हो सकता है। ठीक है, दो चार चीजें आपको सबसे पहले कॉमन ध्यान में रखनी है कि पुनर्जागरण कहाँ का पढ़ रही है अपनी, क्योंकि अपने जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां भी एक पुनर्जागरण शब्द आता है, एक धर्म सुधार शब्द आता है, एक सामाजिक सुधार शब्द आता है। ये दो टॉपिक है विश्व इतिहास के शुरुआत के, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। और अगर आप कॉलेज लेक्चरर की बात करें तो वहां पर एक और जुड़ जाता है प्रबोधन काल। ठीक है, तो पुनर्जागरण ये जो घटना है ये है आपकी यूरोप की। कहां की घटना है? यूरोप। दूसरी बात कि ये सर कब की घटना है, तो लगभग 1350 से लेके और 1550 ईस्वी। इस पुनर्जागरण की घटना से पहले यूरोप में अंधकार युग था। इसको अंधकार युग भी तो बोलते हैं, या इसको यूरोप का मध्यकाल भी बोलते हैं, इसको सामंत काल भी बोला जाता है। और ये जो मध्यकाल था ये था 5वीं शताब्दी से लेके और 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी का मतलब है 1301 से लेके 1399 तक, लेकिन हमने इस पुनर्जागरण की घटना को बीच में उठा लिया 1350। इससे पहले मध्य युग था, अंधकार युग था। और जब पुनर्जागरण की ये घटना पूरी हो जाती है उसके बाद शुरुआत होती है आधुनिक काल की, यूरोप का आधुनिक काल। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी घटना मध्य युग और आधुनिक युग या मध्यकाल आधुनिक काल के बीच का सेतु का काम करती है, वहां आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऐसी घटना है जिसने यूरोप को मध्यकाल से ले जाके आधुनिक काल में डाल दिया, यानी कहीं ना कहीं सेतु का काम पुनर्जागरण ने किया है। दो चीजें आपको याद होगी। पहली बात यूरोप की घटना है, अभी मानचित्र पे आऊंगा मैं कह रहा हूं ना, कोई भी चीज को 2-4 स्टेप में समझाया जाता है और बाद में जब आप इन सभी को कॉमन एक साथ जोड़ के देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये पुनर्जागरण की घटना यूरोप की है। 1350 से लेके 1550 लगभग 201 वर्षों का टाइम था जिसने यूरोप को मध्यकाल से आधुनिक काल में ले आया। ठीक, इसके अलावा इस पुनर्जागरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ की बात करूं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से जागना। और पुनर्जागरण उसी का होगा जो पहले कभी जागा था। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं अगर आपको बताऊं, आपने घर पे बोल दिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, घर वालों ने आपको चाय दे दी, पानी दे दिया, आप जाग गए। जागने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद, ये एक लॉजिक की बात है, सुबह वाली चाय पीने के बाद दोबारा सोते हो तो नींद बड़ी अच्छी आती है। कई बार मेरे साथ हुआ है। आप पहली बार जाग गए, आपने चाय पानी पी, आप वापिस सो गई। थोड़ी देर बाद एक स्पष्ट सी आवाज आएगी, आप वापिस से जागोगे। तो जो दूसरी बार का जागना था उसे कहा जाता है पुनर्जागरण। और इसका यह भी मतलब है आप दूसरी बार जागे हो, इसका मतलब आप पहले भी कभी जागे थे। अब आपकी इस घटना में कुछ समय का फर्क है, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का हो सकता है, दिनों का तो नहीं होगा। लेकिन यूरोप में जब एक बड़े लेवल पे देखा तो वहां पर पुनर्जागरण जब हुआ था और पहले जागरण हुआ था, इन दोनों घटनाओं के बीच में लगभग 9 शताब्दियों का यानी 900 वर्षों का फर्क है। अब आप कहोगे कि सर ये पहले कब जागे थे? पहले ये जागे थे 5वीं शताब्दी से पहले, जिस समय यूरोप का प्राचीन काल चलता था। तो प्राचीन काल कब से है? प्रारंभ से लेके 5वीं शताब्दी तक का जो काल था ये प्राचीन काल था। यहां पर माना जाता है कि यूरोप में जागरण था। अब जागरण किस प्रकार था? देखो, मानव स्वतंत्र था, मानव के ऊपर धर्म का कोई प्रभाव नहीं था, मानव रूढ़िवादी नहीं था, परिवर्तन की भावना थी, जो उसके मन में आता था वो करता था। मानव के ऊपर किसी राज्य, किसी राजा या किसी सामंत का प्रभाव नहीं था, पूरी तरह से स्वतंत्र समाज था।
मानववादी समाज था, जहां मानव को केंद्र में रखकर सारे कार्य होते थे। इहलोक पर बल दिया जाता था, न कि परलोक पर। तो इसका मतलब वो एक जागृत समाज था। लेकिन बाद में मध्य युग में कुछ ऐसी विशेषताएं आ गई, कुछ ऐसी चीजें आ गई कि मानव स्वतंत्रता के बजाय गुलामी में फंसता चला गया। गुलामी भी दो तीन प्रकार की थी: सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी। तो प्राचीन काल की जो विशेषताएं थी वो मध्य काल में समाप्त हो गई, लेकिन पुनर्जागरण काल में जब वापस वही विशेषताएं आई, इसीलिए उनको कहा गया पुनर्जागरण। मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, एक बार मैं आपको मोटा मोटा समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, अब आप कहोगे कि सर इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? इसके अनेक नाम मिलते हैं। जैसे एक नाम आपने पुनर्जागरण देख ही लिया, इसके अलावा इसको कहा जाता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को इंग्लिश में कहा जाता है रीबर्थ। इसी को कहा जाता है पुनर्जीवन। इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक पुनरुत्थान। ये सारे के सारे इसी के उपनाम है। तो विद्यार्थियों, मोटा मोटा मैंने आपको एक बार परिचय करवाया है कि पुनर्जागरण को यूरोप की घटना मानी जाती है। मध्यकाल से आधुनिक काल में आए थे, बीच में लगभग 1350 से 1550 ईस्वी का जो काल था, यह पुनर्जागरण का काल था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। इसके अनेक उपनाम भी है। अब मैं आपको एक बार मैप पर लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप कहाँ है और यूरोप में पुनर्जागरण की घटना कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, संयम बनाए रखें। कॉपी वगैरह एक बार छोड़ दो, आपको नोट्स वगैरह सारे मैं वैसे ही उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक अच्छे से मैप के ऊपर लेके चलता हूं। ये मैप मुझे लगता है सबसे अच्छा मैप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। अब देखो, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, इससे आगे है मध्य एशिया। एक मिनट, यहां ठीक है। ठीक है, इससे इधर वाला जो क्षेत्र है वो है मध्य एशिया। इसके इस साइड समुद्र आ गया, उसके आगे अमेरिका महाद्वीप। इधर आप भूमध्य सागर के पास वाला क्षेत्र आप देख रहे हो, ये भूमध्य सागर है, इसके पास का क्षेत्र। और यहां पर वो सारा का सारा क्षेत्र जिसमें आपके फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, स्पेन भी है, ये सारे के सारे देश। और इसके बजाय अगर आप मैं एक और मैप दिखाऊं तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा यूरोप का जो क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र में पहले सभ्यताओं का काल था, पहले सभ्यताएं थी। अब आप कहोगे सर सभ्यताएं कौन सी थी? एक नाम आप देख पा रही हो, ये है ग्रीस। ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता। तो पहले इस पूरे क्षेत्र में यूनानी सभ्यता थी। जिस समय अपने भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसमें चीन में भी सभ्यताएं थी, उसी समय यहाँ यूनान की सभ्यता बड़ी विकसित समाज था। बाद में जब यूनानी सभ्यता का पतन हो गया तो इसी स्थान पर एक और सभ्यता ने जन्म लिया और उस सभ्यता का नाम था रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता किस क्षेत्र में है? यूरोप में। कौन कौन सा? ये जो आप पीले कलर वाला सारा देख रही हो, ये वो सारा का सारा यानी भूमध्य सागर के चारों ओर का वो क्षेत्र रोमन सभ्यता में, रोमन सभ्यता के अधिकार में था। बाद में सभ्यताओं ने खुद को बढ़ाना शुरू किया और यहां एक साम्राज्य का जन्म हुआ, उसी को कहा गया रोमन साम्राज्य। जिस समय रोमन सभ्यता का टाइम था ना, अगर मैं उस समय की कुछ विशेषताओं की बात करूंगा, प्राचीन काल, ये सारा का सारा प्राचीन काल है। बाद में यहां पर एक साम्राज्य ने जन्म लिया, इसको कहा गया रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी इटली में स्थित रोम था। और इसी रोमन साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था थियोडीसियस। यहां लिख रहा हूं मैं, थियोडीसियस। ये एक रोमन सम्राट था भी। थियोडीसियस के
अधिकार में पूरा का पूरा ये रोमन साम्राज्य था। इसके 2 बेटे थे और बाद में उन्हीं 2 बेटों के बीच में इस पूरे रोमन साम्राज्य का बंटवारा हो गया। ठीक, कौन से 2 बेटे थे? एक का नाम था हिनोरियस, एक का नाम क्या था? हिनोरियस, और एक का नाम था आर्केडियस। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन क्योंकि चीजों को एक साथ लेके चलना है इसलिए आपको बताना भी जरूरी है। ठीक, तो रोमन साम्राज्य का पहले अधिकार थियोडोसियस के पास था। उसके 2 बेटे थे, दोनों के बीच में साम्राज्य का विभाजन हो जाता है और साम्राज्य का विभाजन होता है दोनों क्षेत्रों के बीच में। आपको मैं स्पष्ट रूप से अगर एक मैप आपको मैं दिखाऊं, ये वाला रोमन साम्राज्य का बंटवारा हो गया, ये बीच का एक क्षेत्र खींच दिया गया। इससे पूर्व का जो क्षेत्र था इसे कहा गया पूर्वी रोमन साम्राज्य। और इस पर अधिकार आया आर्केडियस का। आर्केडियस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब साम्राज्य का बंटवारा हुआ तो इसके इधर वाला क्षेत्र सारा का सारा आया पूर्वी रोमन साम्राज्य में और इसके पश्चिम का जितना भी क्षेत्र था वो सारा आ गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, आगे बात समझ में? प्राचीन काल में यूनान की सभ्यता थी, उसके बाद उसी स्थान पर रोमन सभ्यता विकसित हुई। रोमन सभ्यता से बाद में एक साम्राज्य का निर्माण हुआ, रोमन साम्राज्य का। बाद में इस रोमन साम्राज्य का बंटवारा हुआ, एक बन गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक बन गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक, पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कॉन्स्टेंटाइनोपल, और जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। और बाद में इसी पूर्वी रोमन साम्राज्य को एक और नाम दिया गया, इसी को कहा गया बाइजेंटाइन साम्राज्य। बाइजेंटाइन साम्राज्य। ठीक, इधर वाला जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था इसकी राजधानी बनी रोम। इसकी राजधानी कौन सी बनी? इसकी राजधानी बनी रोम। और इसी पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, बहुत जल्दी पतन हो जाता है। पतन के भी कुछ कारण थे। इस पूरी लिस्ट में आपको 2 नाम देखने को मिलेंगे, विसिगोथ्स और वंडल्स। इन 2 को विशेष रूप से याद रखना है। विसिगोथ्स इधर से आए थे, ये जो रेड वाला जितना भी देख रहे हो ये इधर से आए थे। इन्होंने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर अनेक आक्रमण किए। इसके बाद वंडल्स ने इधर से बहुत आक्रमण किए। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का 4वीं शताब्दी में पतन हो जाता है। ठीक, इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन जो था वो कब हो गया? तो इसका पतन हो गया 4th शताब्दी में। जब इसका पतन हुआ तो इस यूरोप के इधर वाले क्षेत्र में यानी पश्चिमी रोमन साम्राज्य में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, स्पेन है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रिया है। ये सारे के सारे छोटे छोटे राज्य बन गए। लेकिन इन सभी राज्यों में एक कॉमन बात थी कि इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जो रोम नगर था वो ईसाई धर्म का केंद्र बिंदु था। ईसाइयों का जो प्रमुख धार्मिक व्यक्ति था पोप, वो इसी रोम नगर में निवास करता था। आगे बात समझ में? जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद जब इसका पतन हो गया पश्चिमी वाले का, पूर्वी वाले का अभी नहीं होगा। कुस्तुनतुनिया का पतन पुनर्जागरण की घटना के साथ होगा 1453 ईस्वी में। तो इसको तो एक बार आप छोड़ ही दो, पूर्वी रोमन साम्राज्य को। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का 4वीं शताब्दी ईस्वी में जब पतन हो जाता है, यहां पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होता। और यही वो दौर था जब यूरोप प्राचीन काल से निकल के और मध्यकाल में प्रवेश कर जाता है। मध्यकाल की अनेक अलग से विशेषताएं थी, प्राचीन काल की अलग थी। अब अगर मैं इनकी विशेषताओं की बात करूं, आप एक चीज ध्यान रखना, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ उससे पहले यूरोप का प्राचीन काल, जब इसका पतन हो गया उसके बाद यूरोप का मध्यकाल।
अब मैं दोनों को आपको एक अलग लिस्ट से समझाता हूं। ठीक, पहले हम लिखेंगे यूरोप का प्राचीन काल, यानी प्राचीन काल की क्या विशेषताएं थी, या मैं विशेषताएं लिख रहा हूं, प्राचीन काल की विशेषताएं मैं अलग लिखूंगा। उसके बाद मध्यकाल, और मध्यकाल को ही कहा जाता है अंधकार युग, इसी को कहा जाता है अंधकार युग। और बाद में एक विशेषताएं और लिखेंगे, पुनर्जागरण कालीन, पुनर्जागरण काल की जो विशेषताएं थी, यानी इसको पुनर्जागरण क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही हम पुनर्जागरण को पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक, प्राचीन काल की अगर मैं सबसे पहली अगर विशेषता की बात करूं ना, जब सभ्यताओं का काल था, जब रोमन साम्राज्य का काल था, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, उस काल की, तो यहां पर पहली बात मानव स्वतंत्र था, मानव स्वतंत्र। और मानव स्वतंत्र क्यों था, क्योंकि इस काल में न तो सामंतवाद था, तो सामंतवाद का अभाव था, और न ही मानव के ऊपर धार्मिक बंधन था, तो इस काल में धार्मिक बंधन का भी अभाव था। ठीक, अब मानव स्वतंत्र था तो मानव की जो सोच होगी वो भी मानववादी होगी, मानववादी धारणा। अब मानववादी क्या है, मानववाद का मतलब है कि मानव के जीवन में रुचि लेना, यानी मानव को केंद्र बिंदु मानकर मानव की समस्याएं देखेंगे, उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, मानव के जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास किया जाएगा, मानव को ईश्वर के समक्ष मानकर उसके जीवन में रुचि ली जाएगी, ध्यान दिया जाएगा। ठीक, तो मानववादी धारणा थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर धार्मिक बंधन नहीं था, सामाजिक बंधन नहीं था, तो यहां पर रूढ़िवादिता का अभाव होगा। अब रूढ़िवादिता क्या है, रूढ़िवादिता मध्यकाल में विशेष रूप से ईसाई धर्म में पोप में थी, यानी किसी भी चीज को बदल न पाना। जिसे आपने कैथोलिक धर्म का नाम सुना होगा, कैथोलिक धर्म रूढ़िवादी धर्म था, इसने किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, और उसी के विरोध में बाद में प्रोटेस्टेंट आंदोलन चले और एक नया धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म निकल के आया। तो यहां पर रूढ़िवादिता का अभाव था। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, अगर आप कोई बुक देखोगे या हमारे नोट्स देखोगे अनेक ऐसी विशेषताएं मिल जाएगी, मैं मुख्य मुख्य बता रहा हूं। अब मध्यकाल में क्या हुआ, जब पश्चिमी रोमन सभ्यता का पतन हो गया, साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद में क्या हुआ कि जो मानव प्राचीन काल में स्वतंत्र था वही मानव मध्यकाल में आकर मानव स्वतंत्र नहीं रहा, स्वतंत्र नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, छोटे छोटे राज्य बन गए, उन राज्यों को बनाए रखने के लिए राजा बने, राजाओं को अपनी सहायता के लिए सामंतों की आवश्यकता थी, सामंतों को इतने ज्यादा अधिकार दे दिए कि पूरी तरह से सामंतवाद के अधीन मानव हो गया। ठीक है, तो यहां पर सामंतवाद प्रभावी। जब अपने इनके कारण पढ़ेंगे ना, पुनर्जागरण के कारण, तो आपको और चीजें समझ में आएगी। तीसरी चीज, यहां धार्मिक बंधन नहीं था, लेकिन मध्यकाल में मानव पूरी तरह से धार्मिक बंधन में जकड़ गया। इतना धार्मिक बंधन था कि मानव अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकता था। जो जीवन शैली पोप ने या चर्च ने विकसित कर दी, उसी जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। और क्या थी, यहां पर एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि यहां इहलोक पर बल दिया जाता था। इहलोक क्या होता है, जो अपने जीवित है, जो जीवन अपने जी रही है, इसको इहलोक कहा जाता है। मरने के बाद परलोक, यहां इहलोक पर बल दिया गया, जबकि मध्यकाल में परलोक सुधारने पर बल। हो गया, यहां पर समाज पूरी तरह से रूढ़िवादी रहेगा, रूढ़िवादी समाज। ठीक है, यहां पर मानववादी धारणा थी, यहां पर मानव जीवन में कोई रुचि नहीं, मानव जीवन में
न तो कोई रुचि है। मानव की तो समस्याएं गिनी नहीं जाती थी, ऐसा कहा जाता था कि मानव जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। अब पुनर्जागरण में क्या हुआ? पुनर्जागरण में वापिस से मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, यानी जो विशेषता प्राचीन काल में थी वही विशेषता पुनर्जागरण काल में वापिस लौट आई। ठीक है। मध्य युग के जो सामंतवाद था, सामंतवाद का पतन हो जाता है। पुनर्जागरण में एक विशेष बिंदु भी था, ये कारण भी था कि जब सामंतवाद का पतन हो गया, सामंतवाद के पतन के पीछे कुस्तुनतुनिया के पतन की एक घटना है। उसमें ईसाई और इस्लाम धर्म में आपसी जो संघर्ष हुए थे, उसमें सामंतों की स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। इसी वजह से जब इसका सामंतवाद का पतन हो गया तो सामंतवाद का यहां भी अधिकार समाप्त हो जाएगा, सामंतवाद पूरी तरह से समाप्त। तीसरी चीज, धार्मिक बंधन जो मध्यकाल में था, इसके अपोजिट यहां पर भी धार्मिक बंधन का अभाव हो जाएगा। मानव स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। जो ईसाई धर्म के द्वारा जो भी सिद्धांत दिए जाएंगे उनका तर्क वितर्क होगा। मानव जीवन में रुचि ली जाएगी। तो चौथा बिंदु भी यही होगा कि मानववादी समाज विकसित होगा। यहाँ रूढ़िवादिता का अभाव था तो यहाँ भी रूढ़िवादिता का अभाव ही होगा। यहाँ इहलोक पर बल दिया गया तो यहाँ भी इहलोक पर बल दिया जाएगा। अब आप देखो, मानव एक बार प्राचीन काल में जागा था, मध्यकाल में सो गया, मानव यहाँ पुनर्जागरण काल में वापिस से जागा। इसी वजह से इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई। इसके आगे का जो पाठ होगा वो अगली क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।